इवनिंग एवरीवन, आई एम इरशाद सर। फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमने क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है ग्रेविटेशन, और उसका आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए क्या है, आपको मैं बता दूं, आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। अब लेक्चर नंबर 5 आपको अगर समझना आप चाहते हो तो फिर लेक्चर 1, 2, 3, 4 एक बार देख कर आना है, ठीक है। तो अभी लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था, हमने जो हमारे भाई साहब थे महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, इन दोनों के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया था, उनके बीच में का एक्सेलरेशन फाइंड किया था और वेलोसिटी भी फाइंड की थी। तो उसके जैसा ही सिमिलर क्वेश्चन है जो हमारे महेंद्र भाई साहब है, लेकिन अभी विराट के जगह पे हमारी अर्थ है। देखो अभी कैसा एग्जांपल है। पेज नंबर बात कर रहा हूँ 7 की। देखिए फिर क्या दिया है, महेंद्र और अर्थ के बारे में बात करनी है। मतलब एक अर्थ है हमारा, अर्थ का मास हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एम, अर्थ का मास हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एम, और ये हमारे भाई साहब है जिसका मास हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एम। तो इसमें डिस्टेंस लेंगे हम सेंटर टू सेंटर। तो महेंद्र और अर्थ के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये आपको पूछ रहे हैं। तो देखिए अभी कैसी मजा करेंगे हम, आपको ध्यान देना है बस। क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, पहले जो क्वेश्चन किए थे वैसे एज इट इज क्वेश्चन है। लेक्चर नंबर 4 एक बार जरूर देखो, मतलब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ गिवन डेटा बना लेंगे। अर्थ के मास को हम कैपिटल एम बोलेंगे, जो होता है 6 × 10⁻24 kg, और महेंद्र के मास को हम स्मॉल एम बोलेंगे, जो था हमारा 75 kg। अब महेंद्र और अर्थ के बीच में डिस्टेंस लेना है। अगर ये हमारे महेंद्र भाई साहब है, अर्थ के ऊपर बैठे हैं, तो दोनों, और ये हमारी अर्थ है, तो दोनों में सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो इनडायरेक्टली हमारी अर्थ की क्या है, रेडियस। कल जब हमने देखा था ऐसा डिस्टेंस हमने लिया था, तो अभी हमारा ऐसा हमें लेना है। ये सपोज हमारा महेंद्र है, तो महेंद्र इसके ऊपर बैठा है, तो दोनों के बीच में सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। तो अर्थ की रेडियस जो होती है बच्चों, वो होती है R = 6400 किलोमीटर। लेकिन हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो किलोमीटर में से मीटर में कैसा जाते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर कैसा हो जाएगा, ये 50 बन गया। अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जितना जीरो है उतना क्या लिखेंगे, पावर, और आपके बुक्स में दिया है 6.4, मतलब पॉइंट को आपने पीछे लेके गया। तो मैंने आपको बताया था पॉइंट अगर पीछे गया तो पावर क्या होता है, बढ़ता है। तो इस तरह से उन्होंने रेडियस ली है 6.4 × 10⁻+6 मीटर। तो आप ये याद भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन में दी होती है, इसलिए आपको 10th के बच्चे हैं, आप कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी वैल्यू मैंने आपको बताई थी, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपको याद रखनी है, या फिर दिए भी होते हैं। तो अब इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो हमने फॉर्मूला देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स का, Gm1m2/r²। तो अब इस फॉर्मूले को हम बनाएंगे। Gm1 हम कंसीडर करेंगे कैपिटल एम को, m2 हम कंसीडर करेंगे स्मॉल एम को, और दोनों के बीच में का डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर किया, कैपिटल R। तो हमारा फॉर्मूला बन गया Gm/r²। कोई बात नहीं, G = क्या है बताओ, 6.67 × 10⁻11। m की वैल्यू है 6 × 10⁻24, और m की वैल्यू है 75 अपॉन 6.4 × 10⁻6, और उसका क्या है, स्क्वायर। अभी सब बच्चों को एक सवाल यहाँ पर गिरने वाला है, सर ये सॉल्व क्यों करना है, या फिर कैसे करना है, सॉरी। अब ये कैलकुलेशन बच्चों मैं आपको बता दूं, आपको 10th लेवल पे आपको ये क्वेश्चन बोर्ड के अंदर तो पूछेंगे ही नहीं, और पूछा तो जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही पूछेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे नहीं। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है ये हम 11th-12th लेवल के बच्चों को बताते हैं, क्योंकि उसके लिए लॉग बुक्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं। आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इसका आंसर करना है लर्न। उसका आंसर आने वाला है 733 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा है महेंद्र और अर्थ के बीच में, 733 न्यूटन। इतना आपको क्या करना है, लर्न करना है। आई होप ये बात आप समझेंगे। आप ऐसा मत समझो कि सर को ही नहीं आ रहा है, तो सर को वो आ रहा है, बट वो
11-12 के लिए बच्चों, 11-12 के जो बच्चे हैं उनके लिए वो है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तो वो चीजें आपको पता ही नहीं चलेंगी, क्योंकि वो लॉगबुक मेथड्स वगैरह से हम करते हैं। अभी जैसा हमने देखा था, फिर अब जो महिंद्रा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 उसी के ऊपर दिया है, कंटिन्यू करते हुए। जो हमारा महिंद्रा है वो अर्थ के पास जब जा रहा है नीचे, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहा होगा। महिंद्रा है अर्थ के पास जा रहा है तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट रहा होगा, मतलब महिंद्रा का इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। अब महिंद्रा नीचे जा रहा है तो उसका फाइनल वेलोसिटी क्या है v है। मतलब महिंद्रा यहाँ से अर्थ के पास गया तो उसको कितना टाइम लगा है, सपोज t इज इक्वल टू, कल के जैसा ही क्वेश्चन है, कितना सेकंड लगा, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद महिंद्रा भाई साहब यहाँ से यहाँ नीचे गए, तो शुरुआत में रुके थे, 0 वेलोसिटी था, नीचे गए, मोशन किया, फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम कितना लगा 1 सेकेंड। तो आपको पूछ रहे हैं महिंद्रा का फाइनल वेलोसिटी कितना है। ये दो क्वेश्चन समझने के लिए लेक्चर नंबर 4 देखिए, क्योंकि इसके पहले के जो दो एग्जाम्पल है वो इससे भी आसान है, जो कि मैंने सॉल्व करके दिए हैं। तो हमने देखा था v इज इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन होती है u प्लस एटी, तो u की वैल्यू तो 0 है, तो v इज इक्वल टू 80। तो अभी v फाइंड करना है, तो टाइम तो पता है लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं है। फिर एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो मैंने आपको बताया है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो कितना फोर्स लगा 733, और मास कितना है महिंद्रा का 75, क्योंकि किसके ऊपर लग रहा है एक्सेलरेशन, महिंद्रा के ऊपर, तो महिंद्रा का मास लेना है। तो ये डिवीजन अगर आप करेंगे तो ये डिवीजन कुछ आ रहा है आपका 9.77 के आसपास। ओके, ये डिवीजन करते हैं आप 75 से डिवाइड करते हैं 733 को, तो इतना एक्सेलरेशन आपका आ रहा है। तो v इज इक्वल टू क्या है बोलिए फिर 80, तो a कितना आया 9.77, टाइम कितना है 1, तो वेलोसिटी भी कितना आया, इतना ही आया। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी चेंज होगी क्या, नहीं। तो हमारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों भी चीजें कैसे आई है, सेम आई है, दोनों भी चीजें कैसे आई है, सेम आई है, राइट। ओके, तो ये जो दोनों एग्जाम्पल है और इसके पहले के जो दो एग्जाम्पल है, ये दोनों भी, चारों भी एग्जाम्पल आपको अच्छे से करने हैं। इस एग्जाम्पल में थोड़े से कैलकुलेशन आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, लेकिन पेपर में ये ऐसे ही आने वाले हैं, तो हम उसको लर्न करेंगे। बाकी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हो या फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। एक बार लिखना है, मतलब फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ऐसा है, आपको जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह दिया है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स वो टॉपिक बुक्स में देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा चैप्टर में मैं वही तो पढ़ा रहा हूँ आपको। हमारा चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन, और अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स में वही तो चीजें दी है। क्या अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब क्या, तो वही है, कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ फोर्स लगा रहा है उसी को हम बोलेंगे अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके वजह से ऑब्जेक्ट मोशन करेगा, नीचे आएगा, राइट, उसको हम मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोलते हैं। और जब ऑब्जेक्ट नीचे आएगा तो वर्टिकली राउंड उड़ाएगा, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर आएगा। ये बाकी बेसिक चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी बताई है। बाकी फिर हमने मून का और एप्पल का भी देखा था। एप्पल नीचे आ रहा है लेकिन मून नीचे नहीं आ रहा है, दोनों के ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट ऐसा क्यों हुआ, तो इसका रीजन ये है कि एप्पल तो नजदीक है अर्थ के, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स की वजह से वो नीचे आएगा। मून जो है अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, फोर्स उसके ऊपर लग रहा है लेकिन कैसा लग रहा है, कम लग रहा है, तो कम फोर्स होने की वजह से वो नीचे नहीं आ रहा है। तो उसी एग्जांपल के नीचे जो थ्योरी दी है आपको, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे हैं, एप्पल नीचे क्यों आ रहा है, मून क्यों नहीं आ रहा है। तो एप्पल नजदीक है ज्यादा फोर्स से इसलिए नीचे आ रहा है, और मून दूर है कम फोर्स से इसलिए नहीं आ रहा है। वो ऐसा भी घुमाकर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मून क्यों घूम रहा है और एप्पल क्यों घूम नहीं रहा है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो फिर मून तो घूम रहा है, एप्पल क्यों नहीं घूम रहा है। तो इसका भी आंसर मेरे पास है, मून घूम रहा है क्योंकि उसके पास है काइनेटिक एनर्जी, राइट। ये पहले से तय है, ये पूरा नेचुरल चीजें है। हमारा जो मून है पहले से अर्थ के ऑर्बिट लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो मून के पास पहले से कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। उसके वजह से वो उसके एनर्जी में, उसके एनर्जी की वजह से वो अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। तो मून के पास काइनेटिक एनर्जी है इसलिए वो घूम रहा है, और एप्पल के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है। अगर एप्पल के पास काइनेटिक एनर्जी आप देंगे तो वो भी घूमेगा। जिस चीज के पास काइनेटिक एनर्जी है वो घूमती है, जिसके पास नहीं है वो नहीं घूमती है। ये थोड़ा सा बेसिक थ्योरी वगैरह जो दिया है एग्जाम्पल के ऊपर और नीचे वाला,
उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको पढ़ना है। हाँ, लेकिन एक 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आएगा आपको मास और वेट के बारे में। तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, मास और वेट क्या होता है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मास और वेट के बारे में हमें समझना है, मास क्या होता है और वेट क्या होता है। तो देखो, पहले तो हम समझते हैं मास के बारे में। मास की डेफिनेशन क्या है? तो मास की डेफिनेशन दी है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ ऑब्जेक्ट। ओके, इट्स कॉल्ड एज मास। मास की डेफिनेशन क्या दी है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना मैटर है, कितना सब्सटेंस है, कितना मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी वेट की? द फोर्स विथ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ, it's called as weight। चलो, डेफिनेशन तो लिख लिया, अब इसको समझ लेते हैं क्या है। ठीक है, मास मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट आप कंसीडर कर लो, उसके अंदर कितना मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं? मास। मास एक मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है? आप ऑब्जेक्ट के अंदर जाके देख लेंगे ना, तो आपको ज्यादा अभी दूसरा कुछ मिलने नहीं वाला है, हम उसको बोलेंगे मास। आप ऑब्जेक्ट के अंदर अगर जाते हैं, अब इसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैं अगर जाऊंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट का मास ही मिलने वाला है, दूसरा कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं। तो ये हो गई ऑब्जेक्ट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी। लेकिन इतना डीप आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप इतना ध्यान में रखो, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितना मैटर है वो क्या है? उसका मास। तो उसके डेफिनेशन आप ध्यान में रखो, अमाउंट ऑफ मैटर। कितना अमाउंट ऑफ मैटर इसमें है, उसको हम बोलेंगे मास। लेकिन वेट मतलब क्या है? देखो, इसको फोकस करो आप। वेट मतलब क्या है? आपका फोर्स। वेट एक क्या है? आपका फोर्स है। क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? फोर्स विथ ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के पास जिस फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट। अब मुझे बताओ, आप कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के पास जब अट्रैक्ट करेगा तो कौन से फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करेगा? सीधी सी बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ के पास अट्रैक्ट कर रहा तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहा। वो वही बता रहे, ऑब्जेक्ट जिस फोर्स से वजह से अर्थ के पास अट्रैक्ट करेगा, उस फोर्स को वेट कहना है। मतलब वेट हो गया आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो, यही तो मजेदार है। फिर अभी बहुत से लोगों को वेट मतलब क्या है पता ही नहीं है। आपको डॉक्टर ने पूछा वेट कितना है, तो आप बता देते हैं इतना है, उतना है। तो वो वेट मतलब वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। फिर आपने क्या बताया? आपने मास के बारे में बात की। अभी ध्यान देना है थोड़ा सा। देखो, मास को हम लिखते हैं यम। क्या लिखते हैं? यम। ये हो गया मास का सिंबल। और मास का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केजी। क्या होता है? केजी। वेट के बारे में अगर बात करेंगे तो उसको हम डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? डब्ल्यू। या फिर हम उसको एफ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेट यानी क्या है? आपका फोर्स। इसके ऊपर फोकस करो। वेट मतलब आपका क्या है? फिर एक बार बोलो मेरे साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है mg। क्या फॉर्मूला होता है? mg। तो ये चीज आप लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, बहुत जरूरी। वेट मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स और उसका फॉर्मूला होता है mg। इसका मतलब ये है, आप आपके मास को ग्रेविटी मल्टीप्लाई करते हैं तब आपको क्या मिलता है? वेट। तो वेट दिमाग में से निकाल दो। अगर डॉक्टर ने पूछा वेट कितना है, बताया 50 केजी, तो वो 50 केजी जो है वो मास है, क्योंकि मास का यूनिट क्या है? केजी। ये जो वेट है ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। इसका ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे फिर? तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, तो वेट का भी ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। और इसके बारे में क्या समझ सकते हैं? इसके बारे में और दिया है, देखो आपको मास जो है सेम दिया है एवरीवेयर। मास जो दिया है सेम दिया है एवरीवेयर, बट वेट चेंज प्लेस टू प्लेस। ओके, तो समझते हैं? कैसे समझेंगे? देखो फिर,
मेरे पास ये मार्कर है, इस मार्कर का मास है 5 kg। कितना है? 5 kg। अब ये मार्कर को मैं अर्थ से लेके गया मून के ऊपर, मून से लेके गया मैं जुपिटर के ऊपर, जुपिटर से लेके गया मार्स के ऊपर, तो मार्कर ही रहने वाला है, इसका मास चेंज होने वाला नहीं है। अब वेट की बात करते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या है? mg। क्या है फॉर्मूला? mg। अब ये g की जो वैल्यू होती है, अगर हमने 10 कंसीडर की, अभी हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर है, g मतलब क्या, तो वो भी बहुत मजेदार होने वाला है। फिलहाल ध्यान में रखो, g की वैल्यू अगर 10 है तो मार्कर का मास कितना था? 5, g की वैल्यू कितनी है? 10, तो हमारा आंसर आ गया 50 न्यूटन। मतलब इस मार्कर का अर्थ के ऊपर कितना वेट है? 50 न्यूटन। अब अगर मैं मून के ऊपर जाता हूं तो मार्कर का मास तो वही रहने वाला है। अब मून की ग्रेविटी होती है 1.96, तो हम उसको 2 कंसीडर करते हैं, तो कितना आया? सपोज 10 न्यूटन कंसीडर कर रहा हूं, सही वैल्यू नहीं है, कंसीडर कर रहा हूं। तो मून की ग्रेविटी है 2, अर्थ की ग्रेविटी है 10, इसलिए वेट जो है मार्कर का अर्थ के ऊपर कितना आया? 50 न्यूटन। मून के ऊपर कितना आया? 10 न्यूटन। और कोई प्लैनेट के ऊपर चले जाओ और अलग वेट मिलने वाला है। तो यहाँ से क्या समझ में आता है? जो वेट है ये प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। लेकिन जो मास है, मास ये चेंज होता नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्या समझेंगे? हाँ, इसमें और एक पॉइंट ऐसा दिया है, मास को हम मेजर करेंगे, मास को हम मेजर करेंगे इनर्शिया। कहाँ मेजर करेंगे? इनर्शिया। इनर्शिया मतलब होता है अपोजिशन। इनर्शिया मतलब क्या होता है? अपोजिशन। अब किस चीज के लिए अपोजिशन? मोशन के लिए। अब मोशन में भी बहुत सारा है, इनर्शिया ऑफ मास, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वगैरह बहुत सारा है। आप इतना ही ध्यान में रखेंगे कि मास को हम इनर्शिया में मेजर करते हैं, मास मेजर इन इनर्शिया। इसका मतलब ये है मास अगर ज्यादा है तो इनर्शिया भी क्या है? ज्यादा है। इसको एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप एक बस को धक्का लगा रहे हैं और एक ट्रेन को धक्का लगा रहे हैं, तो आपको ज्यादा कौन सी चीज अपोज करेंगी? ज्यादा मास किसका है? ट्रेन का। तो ज्यादा अपोजिशन किसका मिलेगा? ट्रेन का। आप जितने आसानी से बस को पीछे ढकल सकते हैं, वैसा तो बस को भी नहीं ढकल सकते, बट कंसिडर करेंगे तो उतने आसानी से ट्रेन को ढकल सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है, तो उसका मास ज्यादा है तो उसका आपको अपोजिशन ज्यादा है। समझ में आ रहा है? तो अपोजिशन ज्यादा किसका है? जिसका मास ज्यादा है। तो अपोजिशन मतलब क्या है? आपका इनर्शिया। तो इनर्शिया कब ज्यादा रहता है? जब मास ज्यादा रहता है। और मास अगर कम है तो हम कोई भी चीज आसानी से आगे ढकल सकते हैं, तो उसका अपोजिशन ही नहीं है। तो मास कम है तो इनर्शिया भी कम है। ये हो गया हमारा मास के बारे में। और वेट के बारे में और हम क्या कह सकते हैं? वेट के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं, जैसा मास के बारे में और एक पॉइंट हमने बनाया यहाँ पे। मास जो है बच्चों, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? ये भी मैंने आपको बताया है, या फिर नहीं बताया होगा तो अब बता देता हूँ। जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। जैसे कि आपको किसी ने पूछा आपका मास कितना है, तो आपने बोला 30 kg, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या? 30 kg मेरा नॉर्थ की तरफ है, 30 kg मेरा साउथ की तरफ है। तो आप डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं, आप सिर्फ क्या बताते हैं? वैल्यू बताते हैं। और वैल्यू मतलब क्या? मैग्नीट्यूड। और जिसके पास मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है? स्केलर। तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटी होता है उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो मास कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। क्योंकि मास के पास डायरेक्शन नहीं है, इसलिए मास कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। लेकिन जो वेट भाई साहब है, ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अभी क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि मैंने आपको बताया उसका डेफिनेशन क्या है। जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अब मुझे बताओ, ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? नीचे जा रहा। नीचे मतलब क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और किधर? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो वेट के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वो कौन सा बन गया हमारा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब क्या? जिसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। और इसके बारे में क्या बातें करेंगे? ऑलमोस्ट इसके बारे में सभी बातें तो हमने कर ली। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप अभी तक सबने साइंस 1 की नोटबुक चेक कर ली है, सॉरी बना ली है। अब इरशाद सर क्या करने वाले हैं? जो बच्चों ने 10 की नोटबुक कंप्लीट की है उन बच्चों का इरशाद सर नोटबुक चेक भी करने वाली है। और जो बच्चे मुझे मिल नहीं पा रहे हैं, जो जिनका मैं नोटबुक चेक कर नहीं पा रहा हूँ,
वो बच्चे भी मुझे पता है नोटबुक करने वाले हैं और अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं। बस आपको बता दूं, आपको कोई भी लेक्चर मिस करना नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से अच्छे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आने वाले कुछ दिनों में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और इसका एक्सरसाइज भी आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको साइंस 1 का पढ़ाई करना है तो आप एक ही चीज करो, हमारे पूरे लेक्चर्स आप एक बार देख लो, उसकी एक अच्छी नोटबुक बना लो और साइंस 1 का किताब जब आप लेक्चर करेंगे तब थोड़ा सा साथ में रहने दो। इतनी अगर चीजें आप करते हो तो साइंस 1 का अलग से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। मैं आपको गारंटी देता हूँ आप बोर्ड के एग्जाम में 40 में से 40 ही मार्क्स लाने वाले हैं। वैसा भी आपका बोर्ड का भी टाइम टेबल आ चुका है, 3 तारीख से पेपर है। सर 3 कौन सी तारीख? 3 फरवरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी 3 मार्च की बात कर रहा हूँ। अभी समय है, लेकिन इतना भी समय नहीं है कि हम पढ़ाई ना करें। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो, अपना अपना टाइम टेबल बना लो। बाकी तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें और उनको भी बताइए। अगर सब्सक्राइब करते हैं तो वो भी आपके लिए ही और मेरे लिए भी अच्छा ही है। मतलब मुझे अगर आपसे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, थैंक यू।